हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र। In our last session, we have discussed the question paper of 2019-20, that was the last year's question paper. Today we will discuss about the sample paper that was issued by CBSE last year just before the board exams. The sample paper is issued so that you can have the idea that yes, how the क्वेश्चन पेपर विल कम, किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, उसमें किस तरह का पैटर्न होगा, कितने कितने मार्क्स के होंगे हर यूनिट में से। इस तरीके से जो सैम्पल पेपर है वो डिज़ाइन करके आपको दिया जाता है, जिससे कि आप एक प्रैक्टिस भी कर सकें और आपको एक आइडिया भी हो जाए कि हाँ, क्वेश्चन पेपर जो आने वाला है वो किस तरह का आएगा। तो आज हम उसी सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे और जो हम लास्ट पेपर डिस्कस किया था और जो आज हम डिस्कस करेंगे इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक आधा क्वेश्चन या दो तीन क्वेश्चन जो है हमारे वो पिछले पेपर्स में से ही फंस जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेम एज इट इज़ का एज इट इज़ क्वेश्चन आएगा, लेकिन हो सकता है सेम उसी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो पेपर है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया ही था कि 50 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे आपको मिलते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी में। और उसमें कितने कितने क्वेश्चंस होते हैं, आपको कितने अटेंड करने होते हैं, तो ये सब तो हम समझ ही चुके हैं। तो चलिए अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज योर सेक्शन ए, दैट इज एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स, जो कि 10 मार्क्स का आता है। इसमें स्टार्टिंग में आपको क्या होता है, 6 क्वेश्चंस दिए होते हैं 1 1 मार्क्स के, उसमें से आपको कोई भी 4 अटेंड करने होते हैं। The first question here that they had asked you in the sample paper is use of abbreviations in a communication. एक communication में जो हम abbreviations का इस्तेमाल करते हैं leads to misinterpretation of messages. उस वजह से क्या होता है कि जो messages होते हैं वो misinterpret हो जाते हैं, यानी कि हम कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन दूसरा person उसे कुछ और समझ लेता है। तो ये किस तरह के बैरियर का एग्जाम्पल है, तो इसमें कौन से बैरियर को आप इंक्लूड करेंगे कि कहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। सो द आंसर इज योर लैंग्वेज, ये लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम होता है। सेकेंड इज वैकेशनिंग हेल्प्स इन डैश इंडिविजुअल्स। अब वैकेशनिंग मतलब जब हम छुट्टियों पे चले जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो ये कौन से तरह के इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है और किस तरीके से करती है। द आंसर इज डी स्ट्रेसिंग, यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर किसी चीज़ का पड़ रहा है, आप छुट्टी लेके अगर कहीं चले जाते हैं अपने आप को रिलैक्स करने, तो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। दैट इज नोन एज डी स्ट्रेसिंग। थर्ड क्वेश्चन इज डैश सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर और यूजर के बीच में वो कौन सी चीज़ है जो इंटरफेस की तरह काम करती है। तो आंसर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन 4, एंड डैश इज अ पर्सन। एक डैश वो पर्सन होता है हु स्टैब्लिशेज अ बिजनेस और अ वेंचर, जो कि एक बिजनेस या एक वेंचर को स्टैब्लिश करता है और उसकी वजह से वो कुछ वैल्यू जनरेट करता है कस्टमर के लिए एंड प्रूव्स टू बी प्रॉफिटेबल फॉर हिम, और अपने कस्टमर्स के लिए प्रॉफिटेबल भी साबित होता है। तो इसमें जो पर्सन की हम बात कर रहे हैं, ही इज एन एंटरप्रेन्योर। क्वेश्चन 5, एन इकोनॉमी इज कॉल्ड ग्रीन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी को हम ग्रीन इकोनॉमी कहते हैं जबकि वो कौन से प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है, तो वो होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। यानी कि हम यहाँ पे ग्रीन स्किल्स यूनिट की बात करें, ग्रीन इकोनॉमी यानी कि ग्रीन स्किल्स यूनिट की, तो उसमें हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी। तो यहाँ पे आंसर भी आपका क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Question 6 is physical exercise in the form of dash dash to relieve stress। फिजिकल एक्सरसाइज को अगर इस फॉर्म में किया जाए तो ये हमें रिलीव करती है स्ट्रेस से, क्योंकि उसकी वजह से हमारा जो मूड है वो अच्छा होता है, हमारी सेल्फ एस्टीम अच्छी होती है और इस वजह से हमें नींद भी अच्छी आती है। तो जिस फिजिकल एक्सरसाइज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट इज योर वॉकिंग और स्किपिंग। दोनों में से कोई भी एक आंसर आपका करेक्ट होगा।
नाउ इज यू हैव बीन गिवन 5 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं एंड यू हैव टू आंसर एनी 3. सो द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी 2 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. हमने जब इसके बारे में पढ़ा था तो हमने 7 C's पढ़े थे कम्युनिकेशन के, उनमें से कोई भी 2 C's आपको एक्सप्लेन करने हैं. तो यहाँ पे हमने सारे ही एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो इनमें से आपको जो भी इजी लगे वो आप पेपर में 2 एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो फर्स्ट क्या था, क्लियर, कि आप जो भी कहना चाहते हैं उसके बारे में आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. ये नहीं कि आप बहुत कंफ्यूज होकर बोल रहे हैं, दूसरे को पता ही नहीं लग रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं. सेकेंड इज कंसाइज, सिर्फ सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करिए, यानी कि सिर्फ वो चीज़ कहिए जो कि ज़रूरी है, एक्स्ट्रा बात मत करिए. थर्ड इज कंक्रीट, यूज एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फैक्ट्स. एग्जैक्ट वर्ड्स और फैक्ट्स जो इस्तेमाल होने चाहिए केवल वही इस्तेमाल करिए, यानी कि ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल अपने में स्पेसिफिक हों, मीनिंगफुल हों और क्लियर हों. फोर्थ इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग, पंक्चुएशन और ग्रामर का इस्तेमाल करिए. कोहेरेंट, वर्ड्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनका एक सेंस होना चाहिए और वो आपके मेन टॉपिक से जुड़े हुए होने चाहिए. सिक्स्थ इज कंप्लीट, इंक्लूड ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन. आप जिसको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. एंड लास्ट इज कर्टियस, बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट. दूसरे पर्सन के साथ हमेशा रिस्पेक्टफुल रहिए, फ्रेंडली रहिए और ऑनेस्ट रहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ओरिजिन्स कैन हैव स्ट्रेस कॉजल. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्ट्रेस कॉजल होती हैं, तो वो है आपकी मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड फाइनेंशियल. ठीक है, ये 4 चीज़ें होती हैं. देन इज राइट डाउन द स्टेप्स टू क्रिएट अ फोल्डर इन सी ड्राइव विद योर नेम. आपको क्या करना है, सी ड्राइव में अपने नाम का एक फोल्डर बनाना है, तो उसके आपको स्टेप्स लिखने हैं. तो ऑब्वियसली ये बहुत ही ईजी है कि आप कंप्यूटर आइकन पे डबल क्लिक करेंगे, जो कंप्यूटर आइकन डेस्कटॉप पे बना हुआ होता है, फिर सी ड्राइव में जाएंगे जहाँ पे आपको फोल्डर क्रिएट करना है, फिर वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक एरिया में, फिर वहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू का, न्यू पे जाएंगे तो वहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा किसका, फोल्डर का. उस पर क्लिक करते ही आपके पास न्यू फोल्डर आ जाएगा और उस पर फिर आप अपना नाम डाल के उस अपने नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सप्लेन एनी 2. क्या क्या मिथ्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, उसमें से कोई 2 एक्सप्लेन करनी है. तो हमने 4 तरह के मिथ्स पढ़े थे, तो आप पहले वो चारों लिस्ट बना बताइएगा, फिर उन चारों में से जो भी आपको 2 लगते हैं कि हाँ इनके बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो वो 2 आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा. तो चलिए इसको एक बार समझ भी लेते हैं. जो मिथ्स हैं हमारी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, वो पहली क्या है, एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल. हर एक बिजनेस आइडिया को ज़रूरी है कि वो दूसरों से बिल्कुल अलग हो और स्पेशल हो. तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम मार्केट में देखते हैं कितने तरह के बिजनेस हैं जो एक जैसे चल रहे हैं, लेकिन हम किस बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिनके पास न्यू आइडियाज़ होते हैं, जो कस्टमर की डिमांड को पूरा कर रहे होते हैं. तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती. सेकेंड इज अ पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस. किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक बंदे को बहुत सारा पैसा चाहिए. ऐसा भी नहीं है. क्यों? क्योंकि बिजनेस में हम जो पैसा लगाते हैं वो क्या होता है, कैपिटल, और कैपिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. तो ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए. आप एक छोटी सी स्टेशनरी शॉप खोलिए, उसमें से जितना आप लगा सकते हो उतना लगाइए, उतने से अपना बिजनेस स्टार्ट करिए. सो some had a lot of money, some didn't have, but still they start a business और आज वो सक्सेसफुल भी हैं. तो आप छोटे अमाउंट से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. थर्ड myth is only a person having a big business is an entrepreneur. जिस पर्सन का जितना बड़ा बिजनेस वही एंटरप्रेन्योर होता है, तो ऐसा भी नहीं है. हमने इसका एक एग्जाम्पल भी लिया था कि 35 years ओल्ड एक वुमेन है जिसका नाम शीला है, उसको ड्राइव करना पसंद है, तो वो क्या करती है, 5 साल तक बहुत कड़ी मेहनत करती है, अपने लिए एक टैक्सी खरीदती है और फिर क्या करती है, अपना टैक्सी चलाना शुरू करती है. लेकिन वो चाहती है कि मैं बाकी टैक्सी ड्राइवर से अलग रहूं, तो वो अपने कस्टमर्स को हेलो बोलती है, अपनी गाड़ी में रोज का न्यूज़पेपर रखती है, टीवी लगाती है,
और बोर्ड रखती है जिसमें आसपास के हॉस्पिटल्स और होटल्स के नंबर होते हैं। तो इस तरीके से भी आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, भले ही छोटा बिजनेस क्यों ना कर रहे हो। फोर्थ, एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो पैदा होते हैं, वो बनते नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई इंसान एंटरप्रेन्योर बन के पैदा नहीं होता, पैदा होने के बाद ही बनता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे, आपके थिंकिंग के स्टाइल पे, आइडियाज पे जो आप ला सकते हैं मार्केट के अंदर। दैट्स ऑल। And the last portion of this section is list down any 4 factors causing ecological imbalance। आपको कोई ऐसे 4 फैक्टर्स बताने हैं जिस वजह से इकोलॉजिकल imbalance हो रहा है। So we have over here 5. You can mention any 4. So the one number is destruction of forest, forest का बर्बाद होना, industrialization, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप करना, urbanization, बहुत सारा लोगों के लिए ज़मीन बनाना और वहाँ पे लोगों को स्टैब्लिश करना, लार्ज स्केल यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, खेती बाड़ी में पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना, और ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा एक ही लैंड पर एनिमल्स को चरवाना। Then is our section B, that is of 40 marks, and it all includes whatever we have learned in our subject. So the first is you have been given 12 questions of 1 marks. You have to attend 10. The first question is dash is an accessibility function that tells the keyboard to ignore brief or repeated keystrokes। वो कौन सा accessibility function है जो कि कीबोर्ड को बताता है कि आपको brief यानी कि जो छोटे छोटे हैं और जो repeated keystrokes हैं उनको ignore कर दीजिए, जिससे कि वो लोग जिन्हें कि हैंड ट्रेमर्स हैं, जिन्हें हाथों में प्रॉब्लम है, वो आसानी से टाइपिंग कर सकें। सो द आंसर इज फिल्टर कीज। 13 question is define DSL. So DSL is your digital subscriber line and it provide you internet access through which you can transmit digital data over wires of a local telephone network. 14 is dash are text or image included at the bottom of page। वो कौन सी चीज़ होती है जहाँ पर कि आप टेक्स्ट और इमेज इंक्लूड कर सकते हो एक पेज के एकदम बॉटम में, एंड में, और ये आप डॉक्यूमेंट के सारे पेजेस में रिपीट कर सकते हैं। सो दैट इज योर फुटर्स। 15 सिंबल ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर। जो आपका सिंबल ऑप्शन होता है वो कहाँ अवेलेबल होता है? इंसर्ट टैब के अंदर। तो ये जो ग्रुप है वो है आपका सिंबल्स। 16 dash feature is used to extract the data using some conditions on columns। वो कौन सा फीचर है जिसकी मदद से आप कुछ कंडीशंस का इस्तेमाल करके अपने डाटा को निकाल सकते हैं? द आंसर इज योर फिल्टर। 17 अ डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। वो कौन सी चीज़ है जो कि डाटा को आपको एक ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करती है, जिसमें कि आप डाटा को सिंबल्स जैसे कि बार्स या और भी किस तरह के सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सो आंसर इज योर चार्ट। 18 a dash is the visual motion when one slide changes to the next during a presentation। जब एक स्लाइड आपकी दूसरी स्लाइड में चेंज हो जाती है कुछ अलग मोशन के साथ, जिसे कि हम विजुअल मोशन कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? द ऑप्शंस इज योर स्लाइड ट्रांजिशन, एनिमेशन, साउंड, मूवी क्लिप। सो हम यहाँ पे स्लाइड्स की बात करें क्योंकि स्लाइड्स चेंज हो रही हैं अलग अलग मोशन में। सो आंसर इज योर स्लाइड ट्रांजिशन। 19 dash helps to move, rotate और resize multiple objects in a presentation। वो कौन सी चीज़ है जो कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मूव करने में, रोटेट करने में और रीसाइज करने में हमें मदद करती है? ऑप्शन इज ग्रुपिंग, चार्ट्स, टेबल, मूवी क्लिप। तो हमने यहाँ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ग्रुपिंग में हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। सो आंसर इज योर ग्रुपिंग। 20 dash statement is used to retrieve records in a database। कौन सी स्टेटमेंट के थ्रू आप डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर सकते हैं? ऑप्शंस अल्टर, अपडेट, सेलेक्ट, क्रिएट। तो हम रिट्रीव कर रहे हैं, सो दैट इज योर
select answer. 21. A dash represents a single data item in a table. वो कौन सी चीज़ है जो कि टेबल के अंदर एक सिंगल डाटा आइटम को रिप्रेजेंट करती है? सो दैट इज योर रो. 22. You can categorize appointments in time management software. आप टाइम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में अपॉइंटमेंट्स को कैटेगराइज कर सकते हो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों से. तो वो स्पेसिफिक चीज़ क्या होती हैं? दे आर योर कलर्स. 23. Define journal entry. Journal entry क्या होती है? A journal entry does what? It creates a timeline of transactions. जो ट्रांजैक्शन जिस समय की गई है उसके अकॉर्डिंग ये एक टाइमलाइन बनाती है जो कि हर कॉन्टैक्ट के साथ जोड़ी जा सकती है. एक ट्रांजैक्शन जो है वो एक ईमेल हो सकता है, टास्क हो सकता है, अपॉइंटमेंट हो सकता है. कोई सी भी ट्रांजैक्शन हो वो सारी की सारी आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू क्या की जाती है? लिंक की जाती है और वो एक जनरल एंट्री कहलाती है. Then is you have been given 6 questions of 2 marks and you have to answer 4. So question number 24 is state the purpose of creating a blog. एक blog बनाने का क्या purpose होता है? So here you can answer it as कि एक ब्लॉग क्या होता है? एक डिस्कशन स्टाइल साइट होती है जो कि नॉन टेक्निकल या टेक्निकल यूजर्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती है सो दैट दे कैन क्रिएट देयर पर्सनल वेब पेजेस. योर ब्लॉग्स आर सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी जिसे कि आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे हम लोग अपने व्यूज़ को पोस्ट या शेयर करने के काम में लाते हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हो सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो, आर्ट्स हो, एनीथिंग. क्वेश्चन 25. डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक ऑप्शंस ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट. आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक दिया होता है, उसमें आपको क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है. सो अ पेज ब्रेक इज व्हाट? इट इज इंसर्टेड एनीवेयर इन अ डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट में आप इसे कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं. व्हेन यू हैव टू फोर्सली एंड द पेज, जब आपको किसी पेज को फोर्सली एंड करना होता है और नए पेज को शुरू करना होता है. When we talk about section break does what? It controls the formatting of the document content. डॉक्यूमेंट के अंदर जो कंटेंट है उसकी फॉर्मेटिंग को ये कंट्रोल करता है जो कि उसे प्रिसीड कर रही हो और तब तक कंट्रोल करता है जब तक कि दूसरा सेक्शन ब्रेक आपका नहीं आ जाता. क्वेश्चन नंबर 26. एक्सप्लेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल. आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की डेफिनेशन लिखनी है और कुछ सुटेबल एग्जाम्पल्स के थ्रू उसे समझाना है. So conditional formatting is what it allows to change the formatting of the cells. ये cells की formatting change करने में आपकी मदद करती है. किस पे डिपेंड होके कि आपकी वैल्यूज उसमें क्या है. आप उसमें फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, शेडिंग दे सकते हैं, whatever you like. One or more cells can be selected. एक या एक से ज़्यादा सेल्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो, उस पर कंडीशंस बना सकते हो जैसी भी आपको चाहिए. एंड हाउ दो सेल्स आर फॉर्मेटेड, और जैसे भी आपको उन सेल्स को फॉर्मेट करना है वो भी आप कर सकते हैं. जो कंडीशंस हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपने किस तरह के सेल कंटेंट्स को सेलेक्ट किया है या अगर आप एक कंटेंट को दूसरे कंटेंट से जोड़ना चाहते हैं तो भी. For example, highlight the marks of the students who got marks greater than 80 with green colored text. आपको क्या करना है? उन स्टूडेंट के मार्क्स को हाईलाइट करना है जिन्होंने 80 से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं. और कैसे हाईलाइट करोगे आप उन्हें? ग्रीन कलर से. क्वेश्चन नंबर 27. लिस्ट द एक्टिविटीज रिकॉर्डेड अंडर जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री के अंदर जो हम एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हैं वो आपको बतानी है. सो व्हाट दे आर? योर ईमेल सेंट एंड रिसीव, कौन से ईमेल्स भेजे गए और रिसीव किए गए. टेलीफोन कॉल्स, मीटिंग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज, मीटिंग की क्या क्या रिक्वेस्ट आई उस पर क्या क्या रिस्पॉन्स दिया गया. ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स जो कि आप मैनेज करते हैं.
Question number 28. You have to differentiate between flat file and relational database. तो जब हम बात करें फ्लैट फाइल की तो हम इसमें क्या करते हैं, वी स्टोर डाटा इन अ सिंगल टेबल। इसमें हम सिंगल टेबल के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं, जबकि रिलेशनल डाटाबेस में हम लोग मल्टीपल टेबल्स के अंदर अपने डाटा को स्टोर करते हैं। Here we do not create any relationship between the tables। यहाँ पे टेबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं किया जाता, जबकि रिलेशनल में हम लोग क्या करते हैं, टेबल्स को आपस में लिंक करते हैं जिससे कि इंफॉर्मेशन ली जा सके। The example of flat file is your MS Excel and relational is Oracle. Question 29. Mention 2 points stating the effective use of animation in a presentation। आपको कोई भी 2 ऐसे पॉइंट्स बनाने हैं जिससे कि ये पता लग सके कि एनिमेशन जो है वो किस तरीके से इफेक्टिव होती है प्रेजेंटेशन बनाने में। So we have mentioned 3, you can write 2 because it has asked you to mention only 2 points. The first one is it helps focus audience attention on information। ये हेल्प करती है कि ऑडियंस की अटेंशन जो है वो पूरी की तरीके से इंफॉर्मेशन पे फोकस की जा सके। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेशली वाइल एक्सप्लेनिंग अ डायग्राम। जब हम डायग्राम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उस समय इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करने के काम में आती है। एंड द थर्ड इज इट रिवील्स कॉन्सेप्ट्स वन बाय वन। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके रिवील करती है, एक एक करके हमारे सामने लेके आता है। देन इज यू हैव 6 क्वेश्चंस ऑफ 3 marks each, out of which you have to answer any 4. The first is Sanaya is working on Word document। सान्या जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम कर रही है। She has inserted graphics। उसने क्या किया है, वर्ड डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स इंसर्ट किए हैं और चाहती है कि उस ग्राफिक्स के साथ कुछ टेक्स्ट रैप हो जाए। सो दे हैव गिवन यू 2 पार्ट्स अंडर विच टैब शी कैन फाइंड टेक्स्ट रैपिंग। कौन से टैब के अंदर उसे टेक्स्ट रैपिंग फीचर अवेलेबल होगा, तो कौन से टैब के अंदर हो जाएगा उसे, शी विल फाइंड टेक्स्ट रैप टेक्स्ट ऑप्शन अंडर टेक्स्ट सेक्शन ऑफ इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जाके टेक्स्ट सेक्शन आएगा, टेक्स्ट सेक्शन के अंदर उसे रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। देन सेकंड इज लिस्ट एनी 2 टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शंस। कोई भी 2 ऐसे टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शंस बताइए जो कि आपको एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होते हैं। सो वी हैव मेंशन्ड हियर 6। So you learn all 6, but if they are being asked in your paper that mention any 2 or 3, then write any 2 or 3. The first is in line with text, text के साथ, square form में, through, top and bottom, behind text, in front of text। ये 6 मैंने आपको इस सेशन में परफॉर्म करके प्रैक्टिकली दिखा रखे हैं, तो आप उस सेशन का वीडियो वॉच कर सकते हैं। Question 31. एक्सप्लेन एनी 3 करेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। आपको कोई भी 3 करेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस एक्सप्लेन करने हैं जो कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट में होते हैं। द फर्स्ट इज योर टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ये किस लिए होता है इस्तेमाल, जिससे कि आप बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकें। देन इज फॉन्ट फेस। ये इस्तेमाल होता है जिससे कि आप फॉन्ट नेम जो होता है आपका फॉन्ट ग्रुप में उसको चेक कर सकें। कैसे, फॉर सेलेक्टिंग सम पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल फ्रॉम द फॉन्ट्स लिस्टेड। जितने भी आपको फॉन्ट्स दे रखे हैं उसमें से कोई एक पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल आप चूज कर सकते हैं, जैसे कैम्बेरा, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, एरियल, एरियल ब्लैक, सो एनी वन। चेंज केस। It helps us to change the text case to capital letters और small letters। जो आपका text case होता है उसको आप capital या small letters में change करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, sentence case का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिससे कि आपका जो हर पहला word है वो capital हो जाएगा। हाँ ठीक है, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, capitalize the starting word of the sentence using change case under font group। फॉन्ट ग्रुप के अंदर आप चेंज केस का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस का
पहला लेटर कैपिटल कर सकते हैं। क्वेश्चन 32, स्टेट द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग टेबल्स इन अ डिजिटल प्रेजेंटेशन। डिजिटल प्रेजेंटेशन में हम टेबल्स क्यों बनाते हैं उसका पर्पस आपको बताना है, और कोई भी दो वेज बताने हैं जिसके तरीके से आप एक टेबल को प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। सो टेबल्स आर क्रिएटेड टू रिप्रेजेंट द स्टैटिस्टिकल डाटा मीनिंगफुली। टेबल्स इसलिए बनाई जाती हैं जिससे कि स्टैटिस्टिकल डाटा को अच्छे तरीके से दिखाया जा सके। टेबल्स का इस्तेमाल किस लिए किया जा सकता है, टेक्स्ट को या न्यूमेरिकल डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो भी डाटा इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है वो ग्रिड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। Two ways by which you can insert a table in a presentation, that is first by using insert tab and second is by using title and content option of the slide। आपके स्लाइड में एक टाइटल एंड कंटेंट ऑप्शन होता है, उसका इस्तेमाल करके भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 33, डिफाइन द फॉलोइंग। आपको टेबल, प्राइमरी की, फॉरेन की, इन तीनों को डिफाइन करना है, यानी कि इनकी डेफिनेशन लिखनी है। तो टेबल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। एक रिलेटेड डाटा जो एक ऐसा डाटा जो आपस में जुड़ा हुआ होता है उसका एक कलेक्शन, जो कि हम लोग रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में एक डाटाबेस के अंदर स्टोर करके रखते हैं। प्राइमरी की, इट इज़ यूज टू एंश्योर डाटा इन द स्पेसिफिक कॉलम इज़ यूनिक। ये इसलिए इस्तेमाल की जाती है जिससे कि ये हम पक्का कर सकें कि एक पर्टिकुलर कॉलम में जो डाटा है वो बिल्कुल यूनिक है, वो किसी से मैच नहीं करता। और ये एक ऐसा कॉलम होता है जहाँ पर आप नल वैल्यूज़ नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट टेबल अपने अंदर एक कॉलम रखती है जैसे कि एडमिन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन, ठीक है। तो इसमें से क्या है, कोई भी एक चीज को हम प्राइमरी की तरह क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। फॉरेन की, इट इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम्स। ये कॉलम होता है या कई सारे कॉलम्स का ग्रुप होता है रिलेशनल डेटाबेस में, जो कि हमें एक लिंक प्रोवाइड करता है डाटा के बीच में, जो कि दो रोज में होता है। इन सिंपल वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि फॉरेन की जो होती है टेबल के अंदर उसका हम इस्तेमाल करते हैं टू पॉइंट प्राइमरी की इन अनदर टेबल, जिससे कि हम उस प्राइमरी की को डिनोट कर सकें जो कि दूसरी टेबल में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 34, स्नेहल वर्क्स फॉर एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। स्नेहल जो है एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम करती है। उसने एक प्रेजेंटेशन बनाई है and while setting up the slideshow she is getting the following options। और जब वो स्लाइड शो बना रही होती है, सेटअप कर रही होती है, अरेंज कर रही होती है, तो उसे ये फॉलोइंग तीन ऑप्शंस मिलते हैं। इन तीनों ऑप्शंस को आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट इज प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर, ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल, ब्राउज्ड एट अ कियोस्क। तो प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर का ऑप्शन जब मिलता है तो ये हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमें प्रेजेंटेशन किसी ऑडियंस के लिए बनानी होती है। अगर हम ऑडियंस के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, यूज द ऑप्शन प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर। सेकंड, ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल, अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए प्रेजेंटेशन बनाई गई है। और थर्ड, ब्राउज एट ए कियोस्क, अगर प्रेजेंटेशन किसके लिए बनाई गई है, कियोस्क के लिए। यानी कि कियोस्क क्या होता है, एक कंप्यूटर टर्मिनल होता है जो कि अपने अंदर स्पेशलाइज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रखता है, जो कि एक पब्लिक एग्जिबिट के लिए तैयार किए जाते हैं। और जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए गए हैं, दे प्रोवाइड यू एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन का आपको एक्सेस देते हैं और एप्लीकेशंस का एक्सेस देते हैं जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन को आगे बढ़ावा दे सकते हैं। आपको कियोस्क की डेफिनेशन मेंशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ वो 3 पॉइंट्स ही एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज DDL एंड DML। DDL और DML क्या होता है, इनका आपको एक एग्जाम्पल देना है। DDL इज योर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, या इसे आप डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज भी कह सकते हैं।
इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर कमांड्स दैट डिफाइन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन अ डेटाबेस। ये क्या है, कमांड्स के लिए एक स्टैंडर्ड है जो कि डेटाबेस के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता है। डीडीएल स्टेटमेंट्स का क्या होती है, आपकी क्रिएट, मॉडिफाई, रिमूव, और ये सारी क्या करते हैं, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के अंदर परफॉर्म की जाती हैं, जैसे कि आपके टेबल्स, इंडेक्सेस और यूजर्स। What are the examples of DDL? Create, alter, rename, truncate, and drop. Next is DML. DML is your data manipulation language that enables users to access and manipulate the data in a database. जहाँ पे कि users क्या कर सकते हैं, database के अंदर मौजूद data को इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें change कर सकते हैं। What is the goal of this language? To provide efficient human interaction with the system, जिससे कि humans जो है systems के साथ एक बहुत अच्छा interaction में क्या कर सके, बना सके। Examples are select, insert, delete and update. So these are the examples of your DML. Then is you have been given 4 questions of 5 marks each and you have to answer only 2. So question number 36 is रोहन्स ग्रैंडफादर वॉज वॉन्डरिंग। रोहन के जो ग्रैंडफादर थे वो सोच रहे थे, हाउ डज रोहन चैट ऑन वेब विद हिज फादर, कि रोहन के फादर जो कि कैलिफोर्निया में हैं वो उनके साथ, यानी कि रोहन अपने फादर जो कि कैलिफोर्निया में हैं उनके साथ नेट वेब पर चैट कैसे करता है। तो आपको क्या करना है, उन स्टेप्स को बताना है जो कि डेटा को ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट के ऊपर। सो हाउ यू विल मेंशन, फर्स्ट द डाटा इज ब्रोकन अप इनटू बिट्स ऑफ सेम साइज्ड पीसेस। जो डाटा है उसे एक साइज के पीसेस में डिवाइड किया जाता है जिसे कि हम पैकेट्स कहते हैं। हर एक पैकेट के साथ एक हेडर जोड़ दिया जाता है एक्सप्लेनिंग वेयर द डाटा हैज़ कम फ्रॉम, जो ये बताता है कि जो डाटा है वो कहाँ से आया है और कहाँ पर इसको जाना है और वहां पहुंच के कौन से पैकेट्स के साथ इसको अटैच होना है। ईच पैकेट इज सेंड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर अंटिल इट फाइंड्स इट्स डेस्टिनेशन। तो हर पैकेट क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे से तीसरे कंप्यूटर में जाता है और तब तक ट्रांसफर होते रहते हैं जब तक कि उन्हें अपनी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं मिल जाती। ईच कंप्यूटर ऑन द वे डिसाइड्स वेयर नेक्स्ट टू सेंड द पैकेट। हर कंप्यूटर ये डिसाइड करता है कि पैकेट को अब नेक्स्ट स्टॉप कौन सा भेजना है। ऑल पैकेट्स में नॉट टेक द सेम रूट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे पैकेट्स जो हैं वो एक ही रूट से होकर जा रहे हों। डेस्टिनेशन पे पहुंच के क्या होता है, पैकेट्स आर एग्जामिन्ड, पैकेट्स को चेक किया जाता है। अगर उसमें से कोई भी पैकेट आपका मिसिंग होता है या डैमेज होता है, मैसेज इज सेंड, एक मैसेज भेजा जाता है क्या, कि ये डाटा पूरा दोबारा भेजो। और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि सारे के सारे मैसेजेस अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते। और जब एक बार पैकेट्स डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, दे आर रीअसेंबल्ड, उन्हें असेंबल किया जाता है इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। क्वेश्चन 37, इलेबोरेट द 5 टाइप्स ऑफ व्यूज अवेलेबल इन अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में आपके पास जो 5 तरह के व्यूज अवेलेबल होते हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है। द फर्स्ट इज योर नॉर्मल व्यू, द डिफ़ॉल्ट व्यू, यानी कि जब आप स्प्रेडशीट खोलते हैं तो आपको नॉर्मल व्यू ही दिखाई दे रहा होता है। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल्स जो कि एक वर्क एरिया में मौजूद होते हैं। देन इज पेज लेआउट, इट इज़ यूज टू फाइन ट्यून अ वर्कशीट। ये एक वर्कशीट को फाइन ट्यून करने के काम में आता है जो कि अपने अंदर बहुत सारे चार्ट्स या बहुत सारे अमाउंट ऑफ डाटा रखती है एंड इट इज़ अरेंज इन सच अ वे सो दैट इट लुक्स अ प्रोफेशनल, जिससे कि एक प्रोफेशनल लुक हमें दे। देन इज पेज ब्रेक प्रीव्यू, ये जो ऑप्शन है ये आपका पेज लेआउट ऑप्शन की तरह ही होता है, बट इसमें क्या होता है, यू कैन सेट द एरिया दैट इज टू बी सेट एज अ पेज आफ्टर इंसर्टिंग पेज ब्रेक। पेज ब्रेक इंसर्ट करने के बाद आप अपने एरिया को सेट कर सकते हैं कि आपका पेज जो है वो किस तरीके से दिखना चाहिए।
Fourth is your custom views. It is used to view selected areas of a document. ये किस लिए इस्तेमाल में आता है कि जो भी एरियाज आपने डॉक्यूमेंट के सेलेक्ट कर रखे हैं आप केवल उस सेलेक्टेड एरिया को ही देख सकते हैं. एंड लास्ट इज योर फुल स्क्रीन. दिस ऑप्शन मेक्स द वर्कबुक कवर द एंटायर स्क्रीन. इस ऑप्शन से क्या होता है, जो वर्कबुक होती है वो आपकी पूरी स्क्रीन को कवर कर लेती है और जितने भी टैब्स होते हैं वो सारे हाइड हो जाते हैं. Question 38. Write the points to be kept in mind to make an effective presentation for the audience. जब आप ऑडियंस के लिए एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं तो उस समय आपके माइंड में कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए. वी हैव मेंशन मैनी, सो यू कैन लर्न ऑल ऑफ देम. और जैसा पेपर में क्वेश्चन आएगा जो जितने पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे आप उतने लिख दीजिए. नो योर टॉपिक. अपने टॉपिक को पहले अच्छे से जानिए. की फ्रेजेस का इस्तेमाल करिए अपने टॉपिक के बारे में. हर एक स्लाइड पे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट इंक्लूड मत करिए. स्लाइड्स आपकी लिमिटेड नंबर की होनी चाहिए. अपनी स्लाइड का लेआउट प्लान करिए कि मेरी जो स्लाइड है वो किस तरीके से दिखनी चाहिए, कितनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए. फैंसी फॉन्ट्स को अवॉइड करिए क्योंकि फैंसी फॉन्ट्स में कई बार क्या होता है हमें समझ में नहीं आते लेटर्स की ये पर्टिकुलर लेटर या वर्ड क्या लिखा हुआ है. टेक्स्ट और बैकग्राउंड के कंट्रास्टिंग कलर्स का इस्तेमाल करिए. यूज स्लाइड डिज़ाइन टेम्पलेट जिससे कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो कंसिस्टेंट लगे यानी कि एक जैसी लगे. ऐसा ना हो एक में आपने कुछ की स्टाइल बना दिया दूसरे में कुछ स्टाइल बना दिया तो उससे भी क्या होता है ऑडियंस का अटेंशन डिवाइड हो जाता है. एनिमेशंस और ट्रांजिशंस का इस्तेमाल करिए. जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे उनको इंक्लूड करिए. हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन देने से पहले 2-3 बार चेक ज़रूर करिए. Then our last question is 39. In A part it is writing what? Write a query to create a table with the following structure. आपको ये टेबल दे रखी है प्रोडक्ट. ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है एक क्वेरी लिखनी है क्रिएट टेबल की. तो इसमें आपको फील्ड्स दे रखे हैं, डाटा टाइप दे रखे हैं. तो आप इसका क्या लिखेंगे क्रिएट टेबल प्रोडक्ट. उसमें आप डालेंगे प्रोडक्ट आईडी कैर 4 कॉमा प्रोडक्ट नेम वेर कैर 20 कॉमा डिस्क्रिप्शन वेर कैर 40 कॉमा प्राइस डेसिमल ब्रैकेट एंड सेमी कॉलम. सब कुछ आपको दे रखा है. जैसे एक सिंपल सा कमांड लिखनी थी. बाकी सारा डाटा आपके पास टेबल में अवेलेबल है ही. तो इस तरीके से आप अपनी कमांड लिख सकते हैं. बी पार्ट इन्होंने आपको एक वेंडर टेबल दे रखी है और उसके ऊपर कुछ क्वेरीज दे रखी हैं. टेबल पे डिपेंड होके आपको क्या करना है उन क्वेरीज का आंसर देना है. द फर्स्ट वन इज राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स. अगर आपको ये सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है ये पूरा का पूरा तो इसके लिए जो क्वेरी आपको लिखनी है वो क्या लिखनी होगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेंडर. सेकेंड इज राइट अ क्वेरी टू ऐड अ न्यू रो. आपको ये डाटा दे रखा है इस डाटा के साथ आपको न्यू रो ऐड करवानी है. उसके लिए जो आप क्वेरी लिखेंगे वो क्या लिखेंगे इंसर्ट इनटू वेंडर वैल्यूज और फिर ये पूरा डाटा आपका यहाँ पे आ जाएगा. और ये ध्यान रखिएगा जो भी डाटा आएगा वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा. कहीं पे भी डबल इन्वर्टेड नहीं आएगा. अगर आप डबल लगा देते तो वहीं पे एरर आ जाता है. थर्ड इज write a query to modify the location of V003 from Kolkata to Gujarat. आपकी जो V003 एंट्री है ये वाली इसमें आपको क्या करना है जो आपको स्टेट दे रखी है यानी कि जो लोकेशन दे रखी है कोलकाता उसे आपको गुजरात बनाना है. तो उसके लिए क्वेरी लिखनी है. तो उसके लिए आपकी क्वेरी क्या होगी अपडेट वेंडर क्योंकि वेंडर आपकी टेबल है. सेट लोकेशन इक्वल्स टू गुजरात. गुजरात कर दीजिए यानी कि सेट लोकेशन को गुजरात कर दीजिए जहां पर वेयर लोकेशन इक्वल्स टू कोलकाता जहां पे आपको लोकेशन कोलकाता दे रखी है. तो इसी के साथ हमारा ये सैम्पल पेपर फिनिश होता है. अब आप कहेंगे कि मैम हम ये सैम्पल पेपर्स क्वेश्चन पेपर्स क्यों डिस्कस करते हैं. देखिए इनका रिवीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ क्वेश्चंस इसी में से रिपीट हो जाते हैं या कुछ टॉपिक्स वैसे के वैसे ही रिपीट हो जाते हैं. तो हमें एक फ़ायदा हो जाता है कि हमें ये पता होता है कि चलो हमारे पेपर में इतने नंबर्स तो पक्के हैं. हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है उन क्वेश्चंस पे. और रिवीजन से हमें ये भी आइडिया लग जाता है कि हम अपने पेपर के लिए कितने ज़्यादा तैयार हैं. तो प्लीज़ इनको रिवाइज ज़रूर करिए.
अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे 2021 का, जो सीबीएसई ने अभी पब्लिश किया है। तो हम उसको भी पूरा सॉल्व करेंगे। उसमें थोड़ा आपका पैटर्न चेंज है, लेकिन वो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए। तो चलिए देखेंगे उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पेपर्स को रिवाइज करते रहिए। हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी कुछ सेशंस लेके आएंगे आपके लिए, तो आप उन्हें भी रिवाइज ज़रूर करिएगा। हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स जो बेनिफिट ले रहे हैं वो ऐसे ही बेनिफिट लेते रहें, और जो नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कीप गेटिंग द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग सेशंस, और आपकी भी पेपरों के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो पाएगी। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।